अस्सलाम वालेकुम जी। अहमद शेख आप लोगों के साथ। और कुछ दिन पहले हमारी ग्रुप में डिस्कशन हो रही थी, तो मुझे एक दोस्त ने कहा था कि आप एक सीरीज़ स्टार्ट करें। और उस सीरीज़ के हवाले से मैंने कल वीडियो एक अपलोड की थी कि हम अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिसमें हम अपनी कोई गलतियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ या कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स जो हमने स्टॉक मार्केट में काम करते देखे हैं या सीखे हैं, वो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक्सपीरियंस में सबसे जो बड़ी चेंज आई वो ये थी कि पहले मैं पॉलिटिकल डिबेट्स और बहुत सारी इस तरह की डिस्कशंस और उसमें बायस्ड होता था अक्सर कि जी फ़लाँ पार्टी ज़्यादा ख़राब है या फ़लाँ पार्टी ज़्यादा अच्छी है। तो उसमें सबसे बड़ी चेंज ये आई कि हमें ज़्यादा फोकस इस पॉइंट पे हुआ कि हमारे पाकिस्तान, हमारी इकॉनमी या हमारी इंडस्ट्रीज़ के पॉइंट से क्या स्ट्रेटजी ठीक है, क्या गलत है। तो हम अब चीज़ों को बजाय इसके कि पर्सनल अटैक्स करने के, हम पॉलिसीज़ या उनकी स्ट्रेटजीज़ के एतबार से उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक पॉजिटिव चेंज आया बिहेवियर में। उसके अलावा पॉजिटिव चेंज आया कि हमेशा हम वेट करते थे वीकेंड्स का कि जी सैटरडे संडे आएगा, हम ज़रा ऑफिस से सुकून में आ जाएंगे। लेकिन इस स्टॉक मार्केट में काम करने के बाद फील हुआ कि नहीं, वीकेंड्स पे हमें इंतज़ार रहता है कि कब वीक दूसरा स्टार्ट होगा, हम स्टॉक मार्केट में अपनी नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट उसकी स्ट्रेटजी या मूवमेंट जो भी है उसको ऑब्जर्व करेंगे, अपनी पोजीशन उसके हिसाब से लेंगे। खैर जी, वर्किंग के दौरान, वर्किंग के एतबार से हमने क्या सीखा वो मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। तो स्टार्ट पे मैं ट्रेडिंग करता था ऑल टाइम। मतलब मैंने क्या करना होता था कि सुबह मैं उठा हूँ, मैंने देखना कि आज तो मैंने अमीर होके जाना है, तो फिर मैं बार बार इसमें ट्रेड्स लेता था, कभी किसी में कभी किसी में, और कंसिस्टेंटली नहीं। मतलब अभी थोड़ी देर के लिए ट्रेड किसी में लिया, थोड़ी देर बाद मेरा मूड चेंज होता था कि नहीं यार ये ले लेता हूँ, ये तो चल ही नहीं रहा। तो ये स्विंग ट्रेड वैसे तो ये एक पूरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये मैं बना के या मूड या माइंड बना के या एक स्ट्रैटेजी के साथ नहीं चलता था। बस ये होता था कि यार ये मूव ही नहीं कर रहा, 1 घंटा हो गया, तो इसको छोड़ देते हैं, दूसरा स्टॉक पकड़ लेते हैं जो मूव कर रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे लॉसेस हुए। हर टाइम ट्रेड करते रहना, कैश अपने पास रखना ही नहीं। जब लगा कि यार सारी मार्केट में पॉजिटिव सोच रहे हैं या लग रहा है कि जी बस आज सारा कुछ सेट हो जाएगा, बिना सोचे, बिना कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, बिना कोई ट्रेंड, बिना किसी RSI या कोई टूल, टेक्निकल एनालिसिस, बगैर किसी चीज़ के बस ट्रेड करते रहना, तो इससे लॉसेस हुए। उसके बाद इससे यही सीखा कि हर टाइम ट्रेड करना ज़रूरी नहीं होता, वेट करना चाहिए एक अच्छे रेट का। जब आपको मुनासिब रेट मिल रहा हो आपके फेवरेट शेयर्स में से और सेंटीमेंट्स भी चेंज ना हुए हों, तो आप उस पर ट्रेड लें और वेट करें जब टारगेट प्राइस आपकी जो आपने रखी है उसके करीब चले जाए या उससे थोड़ा सा पहले, कोई मतलब 1-आधा% उससे पहले बेशक आप एग्जिट ले लें। तो ये एक स्ट्रेटजी थी जी। दूसरा, एक शेयर में अगर लॉसेस हैं तो उसकी वजह से फौरी तौर पे मेरे माइंड में आता था जी कि अब ये लॉस कवर करने के लिए ना मुझे कोई बहुत सारी ट्रेड्स लेनी है, और फिर ये सारे लॉस मेरे 1 वीक में या 10 दिन में या 4 दिन में या 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे और फिर मैं दोबारा प्रॉफिट में आ जाऊँगा। अब इस तरह की एक्टिविटी की वजह से मेरे साथ क्या होता था जी कि लॉसेस की अमाउंट बढ़ जाती थी। तो इन लॉसेस को कवर करने के लिए आप अपनी स्ट्रेटजी दोबारा वही रख रहे हैं, बार बार ट्रेड की, डेस्परेट होके, परेशानी में मायूस होके, या वो ओवरनाइट रातों रात अमीर होना या अपना सारा लॉस कवर करना, इस स्ट्रेटजी की वजह से लॉसेस मज़ीद बढ़ जाते हैं। तीसरा, जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरी, वो ये थी कि मैंने स्टॉप लॉस पॉइंट्स कभी भी मैं सेट नहीं करता था ट्रेड लेते हुए। मुझे पता ही नहीं होता था कि अगर ये ट्रेड, क्योंकि हर ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होती, चाहे कोई कितना बड़ा एक्सपर्ट क्यों नहीं है। अब अगर आप कहें कि जी फ़लाँ बंदा हो तो बहुत ही एक्सपर्ट है, उसका 50 साल का एक्सपीरियंस है, उसकी ट्रेड अगेंस्ट नहीं जाएगी उसकी, ये पॉसिबल नहीं है। ट्रेड्स हमारे मुताबिक नहीं चलती, हम स्टॉक मार्केट के और उसकी मूवमेंट के मुताबिक चलते हैं। समटाइम हम हर चीज़ देख के, ऑब्जर्व करके ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन अचानक से कोई बड़ा प्लेयर, कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस हमारी पॉलिसी या स्ट्रेटजी के अगेंस्ट वर्किंग शुरू कर देते हैं, तो ऑब्वियसली हम जितने मर्जी पुराने खिलाड़ी हों, जितने मर्जी तेज़ हों, अपने आप को क्या समझते हों, तो वो ट्रेड हमारी सक्सेसफुल नहीं रहती।
तो सक्सेसफुल हो तो उसकी स्ट्रेटजी अलग है, अनसक्सेसफुल हो तो उसकी भी एक स्टॉप लॉस पॉइंट, एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। अब यही स्टॉक मार्केट का रूल है। अब आप कहें कि 100% आपकी ट्रेड्स सक्सेसफुल हों, अगर ऐसा होने लग जाए तो सारे लोग अपना घर बार गाड़ियां सब कुछ बेच दें 1-2 साल के लिए और ट्रेड्स ही लेते रहें कि सक्सेसफुल होंगी, फिर उसमें से बड़े घर बड़ी गाड़ियां बनाएंगे और बाकी कैश इसी में इंजेक्ट करके मजीद पैसा कमाएंगे। तो ये नहीं होता। सक्सेसफुल हो रही हो तो आपने होल्ड कब तक करना है, ये स्ट्रेटजी अपनी डिसाइड करें, टारगेट प्राइस डिसाइड करें। जब अनसक्सेसफुल हो जाए तो आपने एग्जिट कितने लॉस तक लेना है, और इसके लिए कुछ लोग कहते हैं 1:3, मतलब 1 रुपया लॉस बियर करना है हर 3 रुपये प्रॉफिट के बदले में। तो ये भी स्ट्रेटजी ठीक है, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और बाकी जो पॉइंट्स होते हैं, एग्जिट पॉइंट और टारगेट प्राइस, वो आपके क्लियर होने चाहिए जब आप एंट्री ले रहे हो। तो एक और मिस्टेक थी जी, स्टार्ट पे मैं छोटे छोटे पेनी स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता था कि ये बहुत ज़्यादा चलेंगे, ये पता नहीं क्या कुछ कर देंगे, ये मेरा कैपिटल डबल कर देंगे बहुत शॉर्ट टाइम में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पेनी स्टॉक्स, कभी कभी मार्केट जब इतनी अच्छी नहीं चल रही होती तो सिर्फ पेनी स्टॉक चल रहे होते हैं, कचरा स्टॉक्स। लेकिन जब मार्केट अच्छी मूव कर रही होती है, उसका एनवायरनमेंट बड़ा पॉजिटिव होता है, बुल रन चल रहा होता है, तो फिर छोटे स्टॉक्स इतना खास मूव नहीं करते, फिर बड़े मेन स्टॉक्स काम करते हैं। तो दोनों सूरतों में अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं। मार्केट ज़रा कम अच्छी चल रही हो, बुरी चल रही हो, तो उसमें पेनी स्टॉक्स के लिए मार्जिन निकल आता है, आप तब इनमें वर्किंग करें। लेकिन जब मार्केट बुल रन में हो तो फिर कभी भी पेनी स्टॉक्स, कचरा स्टॉक्स में काम ना करें। फिर अच्छी कंपनीज, सिर्फ उनका पास्ट ही अच्छा ना हो कि जी आप कहें कि यार पास्ट भी बड़ा अच्छा है, उसका ये भी हो कि फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स क्या लगा रहे हैं, उनकी ग्रोथ क्या चल रही है, उस इंडस्ट्री या उस सेक्टर की ग्रोथ कितनी चल रही है। आप हर उस पॉइंट से अच्छी कंपनी को चूज करें, उसमें इन्वेस्ट करें, और वो कंपनी अप ट्रेंड में भी हो। मतलब वो अभी उसमें ये ना हो कि कंपनी तो जैसे गनी ग्लास है, GHGL है, बहुत अच्छी कंपनी है, मुझे बहुत पसंद है फंडामेंटली हर लिहाज से, लेकिन उसका शेयर मूव ही नहीं कर रहा। बाकी ग्लास सेक्टर में आप देख लें, BGL अच्छा मूव करने लग गया है, TGL कहाँ से कहाँ पहुँच गया, GGL वो देख लें, GGL देख लें। तो ये सेक्टर्स में ये शेयर्स ने कितनी मूव बना ली और GHGL वहीं पे है। तो हम अच्छी कंपनी, फिर वो अच्छे ट्रेंड में भी हो, अप ट्रेंड में भी हो, उसमें इन्वेस्ट करें। इसके अलावा मैंने सीखा कि शुरू में मेरी कोई टेक्निकल स्किल बिल्कुल ही नहीं थी। अभी भी खैर मैं कोई बहुत एक्सपर्ट या कोई अच्छा नहीं हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी लर्निंग कर रहा हूँ। तो कोई ना कोई टूल, कोई ना कोई आप एक टेक्निकल टूल कम से कम आप सीख लें। RSI है, मूविंग एवरेज है, कैंडल चार्ट रीडिंग है, उसके अलावा स्टॉक के कुछ पैटर्न्स होते हैं, हर स्क्रिप्ट का पैटर्न होता है, वो आप स्टडी करने की कोशिश करें। तो कोई ना कोई इसमें से टूल सीखें और उस पर अपनी ग्रिप करें, अप्लाई करें। ज़रूरी नहीं कि ख़रीद के ही शेयर आपने अप्लाई करना है, आप वैसे ही लगे रहें कि यार ये है, मेरे ख्याल में इस टूल के मुताबिक ये मूव बनती है, हो रही है या नहीं हो रही, किस लेवल तक एग्जिट लेना है, किस लेवल तक उसको होल्ड करना है, आप इस तरह से अप्लाई करें। कोई एक टूल सीख लें, पूरा टेक्निकल नहीं सीख सकते, लेकिन उस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ वो सिर्फ कैंडल रीडिंग अच्छी करते हैं और उस कैंडल की बेसिस पे अच्छा खासा कमा रहे हैं। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ सिर्फ RSI की बेसिस पे उन्होंने बड़े पैसे बनाए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुपर ट्रेंड एक है जी टेक्निकल टूल, उसमें बड़े कमाए हैं। कुछ हैं जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज की बेसिस पे काम करते हैं, वहीं से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं। कुछ हैं जस्ट एंड जस्ट पिवट टेबल अप्लाई करके कर। तो आप कोई एक टूल पकड़ लें, उस पर बहुत सारी वीडियोस देखें, वर्किंग करें, उसमें अपना स्ट्रेटजी बनाएं, एग्जिट पॉइंट, टारगेट प्राइस, और उस हिसाब से आप अपनी वर्किंग करें। ये मैंने सीखा है, तो इसको मैंने अपनी तरफ से इम्प्रूव करने की कोशिश भी की है, आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो ऑब्जर्व किया कि हर अच्छी कंपनी भी हर वक्त वो पॉजिटिव मूव में नहीं होती, पॉजिटिव ट्रेंड नहीं होता उसका। तो उस सूरत में आपने क्या करना होता है, जो टॉप मूविंग इंडस्ट्री होती है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री पिछले दिनों बहुत बूम पे थी। फिर एक टाइम ऐसा आया था दरमियान में कि ऑटो सेक्टर बहुत मूव बना रहा था। फिर टेक्सटाइल का भी एक फेज था, उसमें टेक्सटाइल ने बड़ी अच्छी मूव्स बनाई। तो जो टॉप मूविंग सेक्टर्स होते हैं
उनकी जो टॉप कंपनीज होती हैं जिनकी मूव अच्छी चल रही होती है, जब तक उनमें पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हैं आप उसमें ट्रेड लेते रहें, होल्ड करें अपने आप को वो स्टॉप लॉस के साथ, अपनी एग्जिट पॉइंट स्ट्रेटजी, कितना लॉस बियर करना, ये सारी पहले से बना के रखें और उसको होल्ड कर लें। जो भी आप ट्रेंड में स्क्रिप है बस उसमें एंट्री लें, लेकिन अपना स्टॉप लॉस पॉइंट डिसाइड कर लें। इस तरह से अर्निंग करने की स्पीड और बेहतरी हो जाएगी। और इसके अलावा एक जो मिस्टेक मैं करता रहा हूँ पिछले दिनों, मैंने एक की थी, मतलब आज से 6 महीने पहले, गालिबन लाइफ में 3 या 4 बार ब्रोकर की कॉल पे मैंने ट्रस्ट किया था। हैस्कोल था उस वक्त तकरीबन 22 या 21 रुपए के करीब। तो उन्होंने कहा था जी ब्रोकर की ऑफिस, मतलब उन्होंने 2-3 बार कॉल दी, एक बार नहीं दी। उन्होंने कहा जी इसका टारगेट 30 से 35 रुपए है शॉर्ट टर्म में, तो आप सब एंट्री लें। तो जितने वो ब्रोकर के ग्रुप में लोग थे सभी ने उसको बाइंग करना स्टार्ट कर दी। मेरा एक और दोस्त था उसने भी 22 या 23 रुपए के करीब बाय किया, और उसके बाद उसका रिजल्ट ये निकला कि अंधाधुंध बाइंग बगैर स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी। ब्रोकर्स सारे जो थे म्यूचुअल फंड्स थे उन्होंने अपनी सेलिंग स्टार्ट कर दी बड़ी टिका के, और हम लोग उनकी कॉल्स पे बाय करते रहे और एंड पे स्टक हो गए। अभी तक बहुत सारे लोग उसमें स्टक हैं। तो ब्रोकर्स की कॉल्स पे या बिला वजह की टिप हो जिसपे किसी ने आपको स्टॉप लॉस पॉइंट ना दिया हो, एग्जिट पॉइंट ना दिया हो, बाइंग एरिया ना दिया हो, टारगेट सेलिंग प्राइस ना बताई हो, उस पर रिलाय ना करें। और अगर वो आप ट्रस्टेबल बंदा है फिर रिलाय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ट्रस्टेबल है, वो आपको सिंसियरली गाइड करते हैं, उनकी कॉल को अवेल किया जा सकता है। लेकिन उनका फिर स्टॉप लॉस पॉइंट और एग्जिट पॉइंट भी आपने बड़ा स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना है, बिला वजह ये नहीं है। और फिर अगर कोई अनसक्सेसफुल रह जाती है ट्रेड, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको तनकीद ही करनी है कि आपने गलत बताया था। भाई उसको क्या पता, उसने अपनी तरफ से आपको ऑनेस्ट होके बेस्ट एक एडवाइस दी है। लेकिन टारगेट और अगर सक्सेसफुल नहीं होती ट्रेड तो एग्जिट पॉइंट भी तो दिया है। तो आपकी सक्सेसफुल नहीं रही ट्रेड, आप एग्जिट ले लें, तो लॉस तो साथ है। हर ट्रेड में हर वक्त आप कमा नहीं सकते। तो इसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम है जी, आजकल वो कुछ वेबसाइट्स हैं न्यूज़र्स, व्यूज़र्स, मैटीएस ग्लोबल, कुछ इस टाइप की ना, तो ये लोग हैं ब्लॉगर्स। इनकी बहुत सारी न्यूज़ पिछले दिनों फेक निकली हैं। एक आई थी जी कि नेटसोल ने पता नहीं वो कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, बाद में पता चला नेटसोल ने उसको डिनाई कर दिया। और भी बहुत सारी कंपनीज की ऐसे रही। अब कंपनीज ने भी खामोशी से ऑब्जर्व किया कि उस ब्लॉग पे या न्यूज़ पे हमारा शेयर प्राइस बड़ी अच्छी मूवमेंट बना रहा है, तो उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, वह बनता रहे। जैसे ही वो मूवमेंट ज़रा मुनासिब हुई, उन्होंने साथ ही कह दिया कि नहीं यार ये तो ज़रा फेक न्यूज़ है, अभी तो हमने इसको ऑफिशियली अनाउंस ही नहीं किया, हम इस पर काम ज़रूर कर रहे हैं। तो इस वजह से अनऑफिशियल न्यूज़ जो कि स्टॉक मार्केट पे या कंपनी की वेबसाइट पे या आपको कंपनी के किसी रिलायबल सोर्स के थ्रू कंफर्म ना हुई हो, उस पर रिलाय करते हुए बिला वजह एंट्री ना लें। इसके अलावा हर न्यूज़ ऐसी पॉजिटिव या तगड़ी नहीं होती कि उस पर आप एंट्री ले लें। सपोज OGDC ने अनाउंस किया पिछले दिनों के उसने नए जो वेल हैं ऑयल के नए कुएं हैं उन पे काम शुरू कर दिया, हर बंदा उसमें एंट्री लेने लग गया। वो भाई जो कुआं उन्होंने इन्वेंट किया है, बताया कि यहाँ से निकलेगा, वो कौन सा फौरी तौर पे अर्निंग दे देगा कि आप फौरी तौर पे एंट्री ले लें। हो सकता है उसको 1 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 4 साल, क्योंकि उस पर बड़ा ठीक ठाक काम होना होता है, मशीनरी लगेगी, उसमें वर्किंग होगी काफ़ी टाइम तक, उसको पता नहीं किस किस एंगल से वो ऑब्जर्व करते हैं, फिर वो उसमें से ड्रैग करेंगे, देखेंगे कि ये हमारे लिए सूट भी कर रहा है, जो कॉस्ट इफेक्टिव भी है या नहीं है, फिर उसमें से वो अर्निंग का सोर्स एक जनरेट होगा। उस वक्त तक इनके सिर्फ एक्सपेंसेस होंगे, अर्निंग पर शेयर कम होगी। अब आप लोगों ने उस न्यूज़ को अवेल करते हुए बिला झिझक अन्नेवाह बाइंग शुरू कर दी होगी। उसके बाद आपने देखा होगा कि 2-4 दिन बाद OGDC डाउन गया, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को पता था कि ये फौरी तौर पे अर्निंग नहीं देगा, बल्कि इसके एक्सपेंसेस बड़े हैं। तो हर न्यूज़, हर वक्त, हर चीज़ बाइंग के लिए नहीं होती या सेलिंग के लिए नहीं होती। और मार्केट, स्टॉक मार्केट के टाइम के दौरान अनऑफिशियल न्यूज़ कोई भी आए, ब्रोकर की न्यूज़, ये ब्लॉगर्स की, तो उसका मतलब ये होता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करना, आपसे गलत डिसीजन अपनी मर्जी का न्यूज़ के मुताबिक करवाना है, वो एक्चुअल नहीं भी हो सकती। तो अपनी स्ट्रेटजी पे स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करें, अपने
स्टॉप लॉस को, टारगेट प्राइसेस को, जब तक ऑफिशियल न्यूज़ ना आ जाए। तो ये चीज़ें थी जो मैंने सीखी। अगर आपने कोई चीज़ और इसके अलावा सीखी है तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसको अपनी ये यूट्यूब पेज पे भी अपलोड करूँगा और ये सीरीज़ इसी तरह से चलती रहेगी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।